Hi dear students, I hope you are fine and just doing well with your exam preps. मुझे कुछ क्यूरीज आई थी तो I thought it appropriate to make a video and share it with you. So just be with me and watch till the end. This is paper 1-1, May-June 2021. Starting with question number 4. An item of revenue expenditure is wrongly treated as capital expenditure. What is the effect of this error on profit? ठीक है बेटे, अब वो दो चीज़ें पूछ रहा है. वो कहता है कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसको गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, तो बताओ इसका अफेक्ट नॉन करंट एसेट्स पर क्या होगा. तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट में ऐड होता है, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये अब नॉन करंट एसेट में ऐड हो जाएगा, विच मीन्स कि नॉन करंट एसेट ओवरस्टेट हो जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है इट हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं हो सका, विच मीन्स कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ओवर वैल्यूड है. तो इसका आंसर बनना चाहिए ए, जिसमें नॉन करंट एसेट्स भी ओवरस्टेट हो रहे हैं और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवरस्टेट हो रहा है. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट मेरे पास क्यूरी है क्वेश्चन नंबर 5 की. व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट the following information is available. Now this information has been given, जो कि इस टेबल में है. Then what is the balance on the bank statement? अब वो पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा. ओके, चलें इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. देखो BRS बनाते हुए सबसे जो पहली चीज़ है वो है कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस होना. तो सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें से कोई एंट्री ऐसी है जो कैश बुक से रिलेटेड हो. तो अगर हम देखें अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है कैश बुक से रिलेटेड, मतलब कि ये मिसिंग है बैंक स्टेटमेंट में, तो कैश बुक से रिलेटेड एरर नहीं है. इसी तरह से अनक्लियर्ड चेक्स भी बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ही आते हैं और बैंक स्टेटमेंट में चूँकि मिसिंग होते हैं इस वजह से आते हैं. मतलब आपको ये रूल ऑफ थंब याद करना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आती है ये वो आइटम है जो बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग था और कैश बुक में प्रेजेंट था. ठीक हो गया. अगर हम इस आइटम को देखें नंबर 4 लास्ट वाले को, तो वो है जी स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला, ये वाला. कहते हैं जी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं 300 के जो कि बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट थे लेकिन कैश बुक में प्रेजेंट नहीं थे. तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि दिस इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर कैश बुक. ठीक हो गया. तो याद रखें जब बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसकी पहली प्री रिक्विजिट ये है कि आप अपना जो कैश बुक का बैलेंस है वो अपडेट करते हैं, और वो तब अपडेट होगा जब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी जो $300 हैं ये हम माइनस करेंगे जाके अपनी कैश बुक के बैलेंस से. तो BRS में हम क्या कर रहे हैं जी, कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं और उसकी वैल्यू लिख रहे हैं 20,000 डेबिट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें से ये 300 माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अपडेटेड बैलेंस आ जाएगा. यानी यूँ समझ लें कि हमने कैश बुक अपडेट की तो ये जो 300 था ये माइनस हो गया और अब हमारे पास आंसर आ गया 19,700. अब अनप्रेजेंटेड चेक्स आर एडेड इन द डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो हम अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर देते हैं. कितना है 2500, ये एडेड होगा. ठीक हो गया. और अनक्लियर्ड चेक ये माइनस होता है. अनक्लियर्ड चेक माइनस होगा 1400 से, क्योंकि ये क्रेडिट है. देख लें जी क्या आता है आंसर. $19,700 प्लस 2500 माइनस 1400 एंड द आंसर इज 20,800. 20,800 ये है जी आपका बैलेंस 20,800. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. सी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं जी.
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लेते हैं। अ बिजनेसमैन सस्पेक्ट्स सम ऑफ हिज इन्वेंट्री हैज़ बीन स्टोलन। अच्छा, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मार्कअप हमारे पास है। क्वेश्चन है स्टोलन इन्वेंट्री का। देखो बेटे, जब भी स्टोलन इन्वेंट्री या स्टोलन कैश या लॉस्ट इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर, इन्वेंट्री को आग लग गई, इन्वेंट्री चोरी हो गई, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टॉक अकाउंट आना चाहिए। आप स्टॉक अकाउंट बना लेंगे और आंसर ले लेंगे। देखें, तो मैं बना रहा हूँ स्टॉक एट कॉस्ट। अब देखो, स्टॉक एक एसेट है। हर एसेट की तरह स्टॉक अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पर आएगी। परचेजेस, मैं सिर्फ एब्रीविएशन लिख रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप लेंथी सोल्यूशन दिखाओ अपने पेपर 1 में। तो आपने पेपर में भी इवन सिर्फ अपनी हेल्प के लिए कैलकुलेशन करनी है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसे कहीं शो करो। तो P फॉर परचेजेस हमने डेबिट कर दी, इसी तरह से S फॉर सेल्स हमने क्रेडिट कर दी। बट बी माइंडफुल कि हम एट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो सेल्स आएंगी वो भी एट कॉस्ट आएंगी, जिसको हम CGS बोलते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेल्स एट कॉस्ट, एंड दैट्स इट। और फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको पता है कि एसेट्स का क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड पे शो होता है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आ जाएगी, हम आंसर ले लेंगे। तो ज़रा गौर से देखें, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 8300 की, डेबिट कर दें। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 4500 की, ये साथ ही ये वाली, इसको क्रेडिट कर दें। उसके बाद आपको परचेजेस दी हुई हैं। परचेजेस अंडरस्टूड है, हमेशा क्रेडिट उसके ऊपर होती हैं, कॉस्ट वैल्यू पर होती हैं, तो आपने एज इट इज़ 33,600 भी लिख देना। अब बारी आ गई सेल्स की। देखो, सेल्स जो हैं ये रेवेन्यू के फॉर्म में दी हुई हैं, इसका मतलब है इसमें प्रॉफिट या मार्कअप शामिल है। अब हमें क्या करना है, इसमें से मार्कअप बाहर निकाल देना। कैसे निकालेंगे, वो बता रहा है मार्कअप की वैल्यू है 33.33। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये है। अब सेल्स की वैल्यू क्या है, मैं यही सॉल्व करता हूँ अकाउंट के अंदर ही, आप देख लो। सेल्स की वैल्यू है 45,600। इसमें से मार्कअप अलग करना है, तो क्या करें, इसको 100 प्लस 33.33 पे डिवाइड कर दें, जो कि मार्कअप की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास ये CGS आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। करो, 46,500 डिवाइडेड बाय 133.33 multiplied by 100, so it is going to be somewhere around 34,200. इसको कर देते हैं 34,200। चलो, अब ले लो वैल्यू, आपके पास आ जाएगी 8300 प्लस 33,600, ये डेबिट की वैल्यूज़ हैं, माइनस 34,200 माइनस 4500, तो जो वैल्यू बचती है दैट इज़ 3200। दिस इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एसेट लॉस्ट, ये आ गई 3200। बी इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। 32,000 लॉस, 3200 सॉरी, नॉट 1000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 8 भी मार्कअप से रिलेटेड ही मुझे नज़र आ रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर बाराक्स ट्रेड अकाउंट्स ड्राफ्ट अकाउंट्स शोड अ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 4300। अच्छा जी, ये हमारे पास है कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो कि 4300 है। इस ड्राइंग्स अकाउंट फिर बाद में वो कहता है एक डेबिट एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट की 150 की, जो कि हमने इस 4300 के ड्राफ्ट कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट की हुई है 150 की। और बाद में पता चलता है बाराक रियलाइज दैट दिस इन्वेंट्री हैड बीन रिकॉर्डेड इन एरर एट सेलिंग प्राइस रादर देन कॉस्ट। देखो, मैंने आपको प्रीवियस पेपर में भी ये बात बताई थी कि ऑनर्स जब भी परचेजेस यानी गुड्स ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप को कॉस्ट चार्ज करते हैं, ना कि सेल्स प्राइस।
यानी जब भी ड्राइंग्स इन द शेप ऑफ गुड्स होंगी तो आपको गुड्स की कॉस्ट को ड्राइंग्स के तौर पर लेना होगा, ना कि सेल्स प्राइस को। यहाँ वो गलती हुई है, उसको ठीक कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे, ड्राफ्ट कैपिटल ले लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4300। इसमें वो जो ड्राइंग्स हैं वो एडजस्ट हुई हैं, तो इसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स एट सेलिंग प्राइस जो कि है 150, और माइनस कर देंगे ड्राइंग्स एट कॉस्ट। आप खुद देख लें, उसी प्रीवियस फार्मूला को माइंड में रखते हुए हमारे पास इस इंस्टेंस में 150 इज़ द सेल्स प्राइस। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्स प्राइस इनटू कॉस्ट, उसका फार्मूला मैंने दिखाया, ये देख लो। मैंने कहा सेल्स प्राइस को ऊपर रखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ले जाओ मार्कअप प्लस 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली कॉस्ट आ जाएगी। यही सेम मेथड जो है वो हम इधर भी करेंगे। क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 150 द सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 150, 100 प्लस मार्कअप, तो 100 प्लस मार्कअप भी 50 है, तो ये 150 बनेगा। 150 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू आर गेटिंग 100। तो ये जो 100 है, दिस इज एक्चुअली योर ड्राइंग्स एट कॉस्ट। निकाल लें जी आंसर, क्या निकलेगा, 4300 प्लस 150 माइनस 100, so it's going to be 4350. It's going to be 4350. Here is the answer, D, 4350 is the answer. ठीक है बच्चों, चलें जी, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ क्वेश्चंस मेरे बेटे आप लोगों ने ऐसे भेजे हैं जो अब AS में नहीं है, A2 में है। पर्टिकुलरली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो और पार्टनरशिप की गुडविल, पार्टनरशिप का रियलाइजेशन या रीवैल्यूएशन आ जाए तो उसे छोड़ दें, वो आपसे कंसर्न्ड नहीं है, अभी वो A2 में जा चुका है, तो छोड़ दें। मैंने इसलिए वो क्वेश्चन नहीं टच किया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रेलिवेंट है AS के साथ। वो कहता है चार्ली एंड डेफनी आर पार्टनर्स जिनकी रेशो 2:1 है और उनके फिक्स कैपिटल्स हैं 20,000 और 13,000। अच्छा, लेटर ऑन दे चेंज देयर एग्रीमेंट और अब वो क्या कर रहे हैं, वो 10% कैपिटल पे प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर। अब वो कहता है बताएं ये जो नया एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, इसका इफेक्ट क्या आएगा किसके प्रॉफिट के ऊपर, चार्ली के प्रॉफिट के ऊपर, यानी जो चार्ली टोटल क्लेम कर रहा है प्रॉफिट का हिस्सा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद पड़े तो हमने जो हमारा प्रीवियस पेपर था, इट वाज February March ऑफ द सेम ईयर, February March पेपर 1/2/2021, उसमें एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। वो अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, सपोज दैट द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज गिवन एज $10,000। अच्छा, अभी अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का जो एग्रीमेंट था वो, तो उसमें ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, 2/3 एंड 1/3। तो ये आ जाएगा 6,667 और ये आ जाएगा 3,333। ये है जी सिंपल सी बात। अब क्या हुआ, अब ये हुआ जनाब, हमने नेट प्रॉफिट जो था अब जो नेट प्रॉफिट था 10,000, हमने इस 10,000 में से पहले इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी, एक का 20,000 का 10% ले 2,000 आएगा और दूसरे का 13,000 का 10% ले 1,300 आएगा। सो इन टोटल 3,300 माइनस हो जाएंगे। जब आप 10,000 से 3,300 माइनस करते हैं तो ये 6,700 बनता है एग्जैक्ट। हाँ, एग्जैक्ट 6,700 बनता है।
तो 6700 आ गया जी। इसको डिवाइड कर दें। अब जब डिवाइड करेंगे 2:3 एंड 1:3, देखो जी 6700 multiplied by 2 divided by 3 is 4467, और इसी तरह जो दूसरा है 6700 डिवाइड बाई 3, उससे मिल रहे हैं 2233। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, ये जो पहला है ना, क्या नाम है इसका, चार्ली, इसको क्या मिला? तो चार्ली को ये मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये मिला 2000 इंटरेस्ट। दोनों को एडअप कर लें तो इसको मिला 44 + 2000 बिकम 64। ये है जी प्रॉफिट, नया न्यू प्रॉफिट। और ओल्ड प्रॉफिट यानी पुराने मेथड से करें तो कितना था वो हमने यहाँ निकाला हुआ। आप दोनों को कंपेयर कर लो, जूम आउट करता हूँ मैं, दोनों को कंपेयर करें। दिस इज़ द ओल्ड वन, दिस इज़ द न्यू वन। दोनों का डिफरेंस ले लें, 6667 एज कम्पेयर टू 6467, एग्जैक्टली 200 का डिफरेंस है। और 200 से अगर आप देखें तो जो न्यू प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका आंसर बनेगा इंक्रीज बाय 200, सी। सो इंक्रीज बाय 200 इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट चलें जी, 15 है, व्हाट विल बी डेबिटेड इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूजुअली हम प्लस माइनस में बनाते हैं। मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डेबिट क्रेडिट से बना के दिखा देता हूँ। तो जब डेबिट क्रेडिट से बनेगा, याद रखें यहाँ प्लसेस आएंगे, यहाँ माइनसेस आएंगे, यानी हर वो चीज़ जो नेट प्रॉफिट में ऐड होनी है वो क्रेडिट होगी, और हर वो चीज़ जो नेट प्रॉफिट से माइनस होगी वो डेबिट हो जाएगी। तो आप खुद देख लो यहाँ क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ द ओनली थिंग जो यहाँ आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है, सैलरी इधर आती है, प्रॉफिट शेयर इधर आता है। दैट्स इट। देख लो जी क्या आंसर बनता है। व्हाट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सैलरीज हैं जो यहाँ आएंगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। सी इज़ गोइंग टू बी द आंसर, 3 ओनली। ये सॉरी सी कह दिया मैंने, इट इज़ द ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। अब ऑप्शन 3 कहाँ है? ये डी, डी ओनली इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। आगे चलते हैं जी, नंबर 18 देखें। अच्छा, नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? बहुत सादा सा सवाल है, पता नहीं बच्चों से क्यों नहीं हुआ। बेटा मुझे एक बात बताएं, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो होता क्या है? रिजर्व्स में से पैसे निकलते हैं और कैपिटल में चले जाते हैं। रिजर्व में से निकालो, कैपिटल में डाल दो, इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? टोटल इक्विटी वुड रिमेन द सेम। दैट्स इट, यही आंसर है इसका। इसको देखें, हमारे पास पहले इक्विटी कितनी थी? 900,000 एक थी, और दूसरी थी 450,000। दोनों को एडअप कर लें, 1350,000 बनता है। 1350,000 ही रहेगी इक्विटी। इक्विटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि रिजर्व्स में से निकला, कैपिटल में ऐड हो गया, बात तो बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नंबर 20 देखें। अच्छा, अब नंबर 20 में भी बच्चे इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि ROCE का जो फार्मूला है बच्चे, उसके अंदर नेट प्रॉफिट नहीं लिया जाता। बच्चे अक्सर नेट प्रॉफिट से इसको सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट लिख दिया जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको कर लें। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? सारी इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ये सब का सब, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अगर फार्मूला नहीं आता तो ही गलती होती। तो फार्मूला देख लें अच्छी तरह। अब इसको सॉल्व कर लें, बल्कि इसको साथ पैरेलल सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें जी, प्रॉफिट आपके सामने, ये आपको दिया हुआ है प्रॉफिट 94,500, ये आ रहा है अंदर अंदर। 94,500 को ले लें, 94,500, इसमें ऐड बैक कर दें इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 8% डिबेंचर्स आर गिवन
तो आप 8% डिबेंचर्स जो कि $1,00,000 के हैं उसका 8% ले लो, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है 8%, $8,000। तो आप $8,000 इधर मेंशन कर दें और डिवाइड कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये 2 चीज़ें आ रही हैं, बल्कि 3 चीज़ें आ रही हैं। ये 4 लाख भी इंक्लूडेड है, ये 2,50,000 भी इंक्लूडेड है और ये 1 लाख भी इंक्लूडेड है। तो इन टोटल ये बन गया 7,50,000। बस इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। $13.67 देखें जी, ये है जी आंसर डी। नेक्स्ट चलें जी, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? ओके जी, 28, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। देखो वो कहता है एक कंपनी है जी जिसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है $4 लाख। आगे वो बताता है कि कंपनी जो है ये उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है पर यूनिट प्राइस, और ये आ गया 80% उसका CS रेशो। वेरी फाइन। नेक्स्ट वो कहता है कि बताएं हाउ मैनी यूनिट्स डज इट नीड टू प्रोड्यूस एंड सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $2 लाख। ठीक हो गया। अब मैंने फिर मैं बार बार कल वाले पेपर की बात कर रहा हूँ जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, इसी साल का फरवरी मार्च का पेपर। तो मेरा बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, फिक्स कॉस्ट में जो टारगेटेड प्रॉफिट था वो ऐड कर दिया था। यही हम इधर करेंगे। 4 लाख फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, बाय द वे फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो, इससे निकलेंगे सेल्स टू मेक X प्रॉफिट, यानी टारगेटेड प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स। तो बेसिकली ये ब्रेक इवन का समझ लें ऑल्टर्ड फार्मूला है। ठीक हो गया। बस इस फार्मूला को माइंड में रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं। 4 लाख इज़ द फिक्स कॉस्ट, प्लस कर दें इसके अंदर आप 2 लाख प्रॉफिट जो कि आप अर्न करना चाहते हैं, 6 लाख बन गया। डिवाइड कर दें CS पे, CS इज़ गोइंग टू बी 0.8। इससे आपके पास आ जाएंगी सेल्स, जल्दी से निकाल लेते हैं। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, $7,50,000 आ गए। क्वेश्चन जो है वो डॉलर्स का नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने के लिए इसको प्राइस पे डिवाइड कर दें जो कि 25 दी हुई है। दिस इज़ द प्राइस $25। तो $25 पे डिवाइड कर दें, देख लेते हैं जी। 7,50,000 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स 30,000 यूनिट्स। तो 30,000 यूनिट बेचोगे 25 रुपये के हिसाब से, तो भाई 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकोगे। 30,000। D is going to be your answer. That's it. That's from my side. I hope you have learned something new. इसी तरह और जो क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे डेली बेसिस पे भेज दें। I'll definitely try कि मैं डेली बेसिस पे उसकी वीडियोस बना दूं और आप तक पहुंच जाएं। I wish you best of luck. May God bless you.